हमारे साथ आज बबीता फोगाट बैठी हैं, पुरानी मित्र हैं, बहुत बार मिल चुके हैं। इनके पिता एक ऐसी एक्सेप्शन है कि जिनके पास 4 बेटियां होते हुए उनको चिंता ये थी कि राष्ट्र के लिए मेडल किस तरह लेके आएंगी। उस जुनून, उस जिद, उस जज्बे का नतीजा है कि हमारा देश भारत आज विश्व मानचित्र पर अपना नाम अंकित कर चुका है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कीर्ति। मुझे ऐसा लगता है बेटियां जन्म लेती ही सपने पूरा करने के लिए हैं, चाहे वो अपने माता पिता के हों, चाहे खुद के हों। सपना कोई भी हो, झोंक देती हैं अपने आप को उस जुनून की आग में, उस सपनों को पूरा करने की आग में, जहां से कोई भी कोयला बस और बस हीरा बनके ही निकलेगा। हमारे बीच आज बबीता फोगाट, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये एक ऐसी बेटी हैं जो अखाड़े में उतरती हैं तो लड़कों की शामत बजा देती हैं। ये एक ऐसी बेटी हैं जो देश भर के लिए ताकत और हिम्मत की मिसाल है। समाज के एक जो मानसिकता है उसको दरकिनार करते हुए, लोगों की निगाहों को बिल्कुल ही नकारते हुए, उनके प्रश्नों को नकारते हुए, कैसी फाइट रही है आपकी इस मुकाम तक पहुंचने की? बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम, क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तब हम तो बहुत छोटे थे, हमें कुछ इतना पता नहीं था, क्योंकि 8-10 साल का बच्चा को क्या इतनी कहाँ नॉलेज होती। आजकल तो फिर भी बच्चे थोड़े से ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन उस टाइम में तो खासकर लड़कियों के लिए आगे आना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तब हरियाणा जैसे हमारे स्टेट के अंदर लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, घूंघट में उनको रखते थे। और मेरे पिता ने उस टाइम वो सोच, उनकी मैं धन्यवाद करूंगी, भगवान का भी शुक्रिया करूंगी कि हमें ऐसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने हमें एक मौका दिया आगे आने का, और वो मौका ही आज हमें यहाँ तक लेके आया है। क्योंकि एक मैं किस्सा बताऊंगी आपको कि मैं एक दंगल में गई हुई थी। हाँ। और वहाँ पे दंगल लड़ने के लिए हम गए, तो क्योंकि हम लड़कों के साथ दंगल हम करते थे, तो दंगल में गए तो हमने कहा कि हमें कुश्ती लड़नी है। हाँ। तो बहुत सी आश्चर्य की बात उन्होंने कही कि उन्होंने एक सवाल किया कि कौन से शास्त्रों में लिखा कि लड़कियां कुश्ती करती हैं। अच्छा। तो ये सवाल जहन में उन्होंने जब बोला तो मन में एक ऐसी चीज आई कि मतलब क्या ये बोल रहे हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा कि लड़कियां, मन में अपने आप से सवाल किया कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा कि लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती और लड़के कुश्ती कर सकते हैं। तो ये हमारी सोच का फर्क था। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे तो गांव के मैं 8-10 लड़कियां थी जिन्होंने रेसलिंग हमारे साथ स्टार्ट की थी, और उन्होंने समाज के डर से, लोगों के जो ताने थे उनके डर से, उन्होंने अपनी लड़कियों को धीरे धीरे करके एक एक करके उनको घर में बिठा लिया। आपके माता पिता ने इस रूढ़िवादी सोच को कैसे दरकिनार किया? यही वजह एक मैं बताऊंगी कि मेरे पिता बहुत ही जिद्दी इंसान हैं। उन्होंने अगर कुछ करने की ठान ली तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते, वो उस चीज को, उस मुकाम को, एक मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेते हैं, और उसका ही नतीजा है कि आज हम इस जगह पे बैठे हैं और इस मंजिल पे हम पहुंचे हैं, और उनके सपनों को और अपने सपनों को हमने साकार किया है। तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे माँ बाप की बदौलत है, और उनकी भी मेहनत है, और लोगों का प्यार, आशीर्वाद भी हमें मिला है। और उनको दरकिनार इसलिए, क्योंकि मैं बताऊं तो मेरे दादी जी भी कई बार कहती थी मेरे पिता को कि लड़कियों को किस जगह पे तुमने डाल दिया है, कम से कम इनको पढ़ा लिखा लो, कुछ बन जाएंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, इंजीनियर बन जाएंगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि मेरी बेटियों को मुझे ऐसा बनाना कि एक दिन वो बैठ के कहीं स्टेज के ऊपर भाषण दे। जब हम छोटे छोटे थे, 1-2 साल की होंगी, तब से वो ऐसे बोल रहे थे, तो लोग आश्चर्य मानते थे कि मतलब क्या बोल रहा है ये इंसान, पागल है। और वो पागलपंथी और वो जुनून ही आज हमें यहाँ तक लेके आया है। शायद कोई सोच भी नहीं सकता था जो उन्होंने इतने सालों पहले उन्होंने सोच लिया था। समाज की सोच को उन्होंने एक साइड में रख के और अपने दिल की सुन के और अपने जुनून और जोश के साथ उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, और हमने उनकी सुन के, क्योंकि लोग कुछ बहुत बोलते भी थे कभी कभार कि पता नहीं क्या लड़कियों का भविष्य खराब करेगा, ये लड़कियां कुश्ती में डाल दी, कुश्ती कौन करता है, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
उन्होंने सच बताऊं तो मेरे घर वालों की भी नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और हमें आगे बढ़ाया। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, खासकर लड़कियों को, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर साथ आपका देते हैं, पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं, तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक चीज और बताइए, वो शायद हम लोगों के सभी के मन की बात है कि आप गांव में पली बढ़ी और शहरी जीवन जो होता है वो बहुत ही सतही सा, बनावटी सा, दिखता कुछ है होता कुछ है, उसमें आप अपने आप को कैसे ढाल पाएं? सिर्फ शहरी और गांव की मैं नहीं कहूंगी, बहुत सी चीजों में हमने मेरे माँ बाप ने हमें ढलना सिखाया है। धूप हो या छाँव हो, हर चीज में, मुसीबत में, हर चीज से उन्होंने निकलना सिखाया है बचपन से ही। कि जब भी हम किसी भी, उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुसीबत में तुम आओ तो तुम्हें लड़ना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। तो वो चीज एक जब हमने जन्म लिया तब से हमारे अंदर डाली गई है कूट कूट के कि तुम किसी से कम नहीं हो। यस। और जब भी हम घर से बाहर जाते थे तो मेरी माँ एक बात हमें कहती थी हमेशा कि बेटे तुम जा रहे हो घर से बाहर, पहले एक ही चीज याद रखना, पहले किसी को कुछ कहना मत और बाद में किसी को छोड़ना मत। तो ये क्योंकि बचपन से हमारे अंदर ये चीज सिखाई गई तो बच्चा वही सीखेगा जो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ बाप को अपनी लड़कियों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि तुम लड़कियां हो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम हमारी धाकड़ बेटी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। वही चीज उनको लाइफ टाइम में उनके आगे जीवन में काम आएगी और वही चीज उनको मोटिवेट करेगी, वही चीज ही उनको आगे लेके जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बबीता जी यहाँ पर कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट जी को तो हम सब ने जाना, पिक्चर के माध्यम से भी जाना, वो इनके साथ ट्रैवल भी करते हैं, लोगों से रूबरू भी होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा पक्ष होता है, वो एक ऐसी कुशल कुम्हार होती है जो किसी भी घड़े को बड़े बेहतरीन सांचे में ढाल देती है और दिखती नहीं है कहीं भी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा उनका भी बहुत अहम योगदान है दोनों का। जब हम सुबह 4 बजे जब हम उठते थे प्रैक्टिस के लिए तो मेरी माँ भी 4 बजे हमारे साथ उठती थी। वो दूध निकालती थी, भैंसों को चारा डालती थी, हमारा खाना तैयार करती थी। और उसके बाद हम स्कूल में जब जाते थे, क्योंकि इतना सब काम संभालती थी, घर का भी काम करना होता था, तो टाइम टू टाइम वो नहीं कर, लेकिन खाना बना के मेरे पापा हमें स्कूल में दे के आते थे। और स्कूल भी हम पैदल जाते थे, हम 3 किलोमीटर हमारा स्कूल होता था, तो हम प्रैक्टिस करके हम डेली पैदल स्कूल में जाते थे और पैदल ही वापस आते थे। तो क्योंकि आज तो इतनी सब सुविधाएं हमें मिल रही हैं, तो उन सुविधाओं का हमें फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए। और यही मैं कहना चाहूंगी। भाई हमारे सामने वो निगर सोना बैठा है जो बहुत अग्नि में तप कर यहाँ पर दमकता हुआ निकल के आया है। जो तपस्या और जो हम करते हैं वही हमें चमकाता है। बिल्कुल। एक चीज और, जीवन में जीत हार लगी रहती है और कहा जाता है कि जीत को सिर पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हार को मन पर नहीं लगने देना चाहिए। तो कैसे सामंजस्य बिठाती हैं, बैलेंस कैसे क्रिएट करती हैं आप? बिल्कुल, ये लाइफ के अंदर बहुत ही एक अहम हिस्सा है जो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत ही बैलेंस करके मैं चली हूँ। चाहे मैं कभी भी जीती हो, मैंने कभी भी अपने सिर पर उसको हावी नहीं होने दिया। और अगर मैं हार भी गई तो एक संतुष्टि होती थी मन में किसी कि इससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला। तो हार से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जीत, जैसे आपने कहा कि सिर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, तो रियल में वो जीत, क्योंकि अगर हमारे सिर के ऊपर चढ़ गई तो फिर हम ये लगा लीजिए कि ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीत को सिर पे नहीं चढ़ाना है और हार को गले नहीं लगाना है। बिल्कुल। एक चीज और बताइए। साथ में मेरे माँ बाप ने यही सिखाया कि हार जीत कुछ भी रहे, लेकिन तुम अपनी मेहनत करो, दिल से करो। दिल से अगर कुछ करोगी तो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि होगी। भले ही आप हार जाओ, लेकिन जब हम रेसलिंग लड़ते थे और पापा कभी कभार देखते थे, कई बार हम हार के भी अच्छा हम प्रदर्शन कराते थे और कई बार हम जीत कर भी इतना अच्छा नहीं। तो वो यही कहते थे कि हार जीत को ध्यान में मत रखना, सिर्फ तुम्हें लड़ना है। तो वो लड़ना सीखना आना चाहिए। हार जीत को दिमाग में मत डालो कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जो भी हो अच्छा होगा, चाहे वो हार का हो या चाहे जीत का।
तो वो चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें बस जो करना है अपना 100% हम दे के आए। वो 100% अगर आपने दे दिया तो कहीं ना कहीं आपके दिल को संतुष्टि होगी कि हमने जो किया है वो हम करके दिखा के आए, रिजल्ट चाहे जो भी हो। एक चीज और बताइए, जब मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस लेती हूँ तो बहुतायत मैं यही बताती हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। 65% हम बॉडी लैंग्वेज को काउंट करके एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पर्सनालिटी है ओवरऑल पर्सन की। आप अखाड़े में पहलवानी करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहलवानी कुश्ती करती हैं, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व इतना सौम्य, इतना शालीन है, कहीं से उस पहलवानी वाली लुक नहीं आती है। कोई जज नहीं कर सकता एकदम से कि ये वही बबीता फोगाट है जो अखाड़े में ऐसी पटकनी देती हैं। तो इसका क्या वो रहस्य है, ये बताइए। रहस्य तो मुझे क्योंकि जब दंगल में उतरते हैं तब आपको लगता है कि हम बहुत ही खूंखार हैं और बहुत ही मतलब एग्रेसिव वाले होते हैं, और उस टाइम एग्रेसिव चाहिए होता है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से अगर आपको एग्रेसिव नहीं दिख रहा तो सामने वाला आधा तो वैसे ही जीत जाता है। तो आपको अंदर वो जीतने की वो जज्बा जो जुनून होता है वो हमेशा रहना चाहिए, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हम उतरें तो वो जीत और जुनून का जो जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए वो एग्रेसिव पना भी बहुत जरूरी है। और वैसे नॉर्मल लाइफ में मैं भी एक इंसान हूँ और लड़की हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पिता ने हमेशा सिखाया है कि बेटे यहाँ से उठ के अगर ऊपर जा रहे हो तो इसी चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि यही चीज है जिसने तुम्हारी पहचान बनाई। और वो चीज ही हमें बचपन से हमें याद क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सी चीजें हमें सिखाई हैं लाइफ के अंदर जो हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। और वही चीजें आज हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि मेरे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए हैं, जो चीज हमें सिखाई है कि बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करना, और वो सब चीज हमें हमेशा याद रहती हैं और हमेशा उन चीजों का हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करें। बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी, हर किसी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना एक महत्व है। अच्छा ये बताइए, फिलहाल अभी आपने हाल ही में आपने और आपके पिताजी श्री महावीर फोगाट जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो खेल के दाव पेच और राजनीति के दाव पेच कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगी आप? देखिए, अखाड़ा तो वही है, बस दंगल नया है। हाँ जी। और अखाड़े में सामने वाले प्रतिद्वंदी को आप उसकी चाल ढाल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला दाव क्या चलाएगा जी यहाँ। और राजनीतिक में भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप लगा सकते हो अंदाजा कि वो किस तरह वो चाल चलने वाले हैं। उनके जो बातचीत करने का और जो बोलने का तरीका है उससे भी आप वो भी एक दाव पेच है, आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा दाव लगाने वाले हैं। विवेक सुहाग जी के बारे में कुछ बताएं, हमें हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। क्या आप पूछना चाहेंगे? अभी विवेक सुहाग जी जो है बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम आपको उनकी बिहाफ पे ही पूछ लेते हैं कि हम यहाँ आपके मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे विवेक सुहाग जी के बारे में। हाँ जी, उनकी हॉबीज तो देखिए अखाड़ा ही है, और खाना पीना और सोना वही उनकी हॉबीज है। और दूसरी एक चीज उनकी जो मुझे हमेशा उनकी अच्छी लगी है वो ये है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं, पर कभी भी जब कोई भी इंसान जब एक रिलेशनशिप में आता है तो कहीं ना कहीं उनको कि ये मत करना वो मत करना, कहीं ना कहीं वो चीज वो पाबंदी कोई ना कोई जरूर लगाता है। लेकिन विवेक जी मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि मैं मतलब उनकी लाइफ के कोई भी अगर उनके लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो तो भी मैं लेती हूँ। तो वो किसी भी चीज में मुझे आगे बढ़ने से कभी भी आज तक उन्होंने सिंगल ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगी। तो वो चीज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी चीज में मुझे मना नहीं करते हैं। मैं अपना डिसीजन आज भी मैं खुद लेती हूँ, आज भी मैं आजाद हूँ। तो वो चीज मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी जो मैं हर किसी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी और कहना भी चाहूंगी कि
आप भले ही किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपको रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोक टोक है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और वही चीज मुझे अपनी लाइफ के अंदर, मुझे जो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, वो चीज मुझे मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आप दोनों को भावी जीवन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप लोगों में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेगा? नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहती। जी। मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं अभी जी, बैठे जी, हुए। जी, जरूर जरूर बोलिए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। जी जी। कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली, बस मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया उनकी रागनी पर नाचती है, जो जलती चिता में बैठकर वीणा बजाते हैं। तो वो है बबीता जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही अच्छी लाइनें थी, थैंक यू सो मच। इंद्र गुप्ता हिसार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली बारी में तो आप कामयाब रहे हो, जो आप दूसरी बारी राजनीति की शुरू करना चाहते हो वो भी इतने जिद्दी होके करोगे कि उसमें भी बहुत जाके सफल रहोगे? बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, अपनी अलग पहचान बनानी है। और जिस तरह से हमने रेसलिंग के अंदर मेहनत करके मुकाम हासिल किया है, इसमें भी वही मेहनत, वही जोश, वही जुनून मैं लेके आई हूँ। हमारी आप शुभकामनाएं हैं कि बस आप जी, इसमें जिद्दी रहो और उतनी ही प्रगति करो जितनी इसमें बस कुश्ती आप में लोगों की। का प्यार और बहुत आशीर्वाद मुझे चाहिए है, वो आपने दे दिया है, तो थैंक यू सो हम मच। आपके साथ हैं। थैंक यू धन्यवाद सो मच। धन्यवाद। कि हमने ये देखा है कि जो अचीवर्स होते हैं, जिनकी उपलब्धियों की सूची बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं उनका जो पैशन होता है और उनकी जो हॉबीज होती हैं, उसके बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। ब्लर इन द सेंस कि वो अपने काम को ही इतना एंजॉय करते हैं, अपने प्रोफेशन को ही इतना एंजॉय करते हैं कि उनकी हॉबीज का कोई नाम खत्म हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरा काम ही मेरी हॉबी है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं कहूंगी तो मेरा रेसलिंग जो जिससे मेरी पहचान है, वो आज मेरे रग रग के अंदर वो बसी हुई है। अगर कोई मुझे ये भी कहे कि तुम रेसलिंग छोड़ दो, तो मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है और मेरे जीवन का हिस्सा है, जिसकी वजह से मेरी पहचान है। तो मुझे लगता है हर किसी की वो हॉबीज होती हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते। अगर मैं एक दिन ट्रेनिंग नहीं करूं, संडे के दिन हमारा रेस्ट होता है, उस दिन भी हम सोचते हैं कि आज का दिन निकलेगा कैसे। तो वो एक हॉबीज हमारी बन चुकी है, कि आदत ऐसी बन चुकी है कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। आप अपने काम को ही पूरा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि प्रभु ने हम सबको वही 24 घंटे दिए हैं, उसमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन 24 घंटों को किस तरह से सार्थक करते हैं। हर सुबह हर व्यक्ति को मिलती है, और अगर काव्यात्मक शब्दों में कहूं तो हर सुबह उठला के कहती है मुझसे, कोरे कैनवस सी हूं तुम्हारे पास, प्रतिभा के जल में श्रम रंग मिला के कल्पनाओं की तुलिका से एक कलाकृति का रूप दो मुझे, और देखो आज वाली सुबह फिर नहीं मिलूंगी। तो हम सभी के पास हर रोज एक नई सुबह है। आज यहाँ की युवा शक्ति इतनी प्रेरणा लेके जाए बबीता जी से कि अपने जीवन में मनुष्य योनि को सार्थक करे कि हाँ, हम कुछ करके निकले हैं यहाँ से। और कोई प्रश्न आप लोगों में से किसी के मन में उठता हो तो? यस सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम सत्यदीप सहारण है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस क्लास से आपने रेसलिंग शुरू की थी, उससे पहले जब आप स्कूल जाते थे तो आपके दिमाग में क्या था कि आप क्या बनना चाहते हो? लाइक कुछ तो होता है ना। हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि हमें बनना क्या, हमें खुद ही नहीं पता था। उस टाइम कोई सपना ही नहीं था, क्योंकि थे इतने छोटे कि सपना कुछ भी फर्स्ट पहली दूसरी क्लास में दिमाग में होता है कि मैं आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस हो रखे हैं, बट मैं सच बताऊं तो हमें यही नहीं पता था कि हमें करना क्या है। इतने छोटे थे, और उस टाइम जब हमारी रेसलिंग स्टार्ट की तब तक हमें रेसलिंग का भी नहीं पता था कि ये है क्या, क्योंकि मेरे पापा खुद रेसलर रहे हैं, मेरे दादाजी रेसलर रहे हैं, और हमें इस चीज का अनुभव तब हुआ कि ये चीज वास्तव में हमारे भविष्य के लिए है। कि एक हम रेसलिंग हमारा मैच था, और मेरा और गीता का फाइनल हमारा मैच था।
हम एक ही वेट कैटेगरी में, तब हम छोटे छोटे ही थे, थोड़ा वेट हमारा था, तो एक ही वेट कैटेगरी में हम खेले थे और उसी के दौरान हम दोनों फाइनल में पहुंच गए और मेरा और गीता का लास्ट में मैच था। वो पहला मैच था जब हम खेले थे मैट के ऊपर। और गीता हमेशा, अक्सर मैं प्रैक्टिस करती थी तो गीता हमेशा मेरे से हैवी पड़ती थी, और वो किस्सा ऐसा हुआ कि मैंने वहां पे गीता को हरा लिया फाइनल में। और नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर के अंदर मेरा नाम और गीता की फोटो दोनों की, और मेरा नाम की बबीता जीत गई है। तो पूरे गांव के अंदर जब न्यूज़पेपर में आई तो हर कोई हंस रहा, मेरे बहन भाई भी, मेरे माता पिता सभी हंस रहे, ये तो कमाल कर रहा है, बबीता ने आज गीता को हरा दिया। और मैम जो मूवी के अंदर था कि आपने वो लड़के पीटे थे, वो सच में आपने पीटे थे? आज भी ट्राई करके देख लो। मैं पीटने वाली मैं बताऊं कि मैंने नहीं किया था, बट गीता ने किया था, मेरे भाई को ही पीटा था। ऐसे प्रैक्टिस करते करते थोड़ी, पापा नहीं थे, प्रैक्टिस फिनिश हो गई थी, बैठे हुए थे, तो मेरे भाई ने उसके साथ शरारत करनी शुरू कर दी, और वो उससे बड़ा था। गीता ने उसको मतलब पेट के अंदर एक लात मारी जोर से, और वो गिर गया, बेहोश हो गया, उसको सांस ही नहीं आ रहा था। फिर हम सब बहन भाइयों ने मिलके उसको उठाया कि भाई तुझे लड़ना जरूरी था क्या, इसके साथ लड़ाई करनी जरूरी थी क्या? तो उसने जरूर ऐसा किया था। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, विनय शर्मा नाम है मेरा। आज के माता पिता जिस प्रकार से बच्चों पे बहुत उनका ध्यान रखते हैं, जैसे आपके माता पिता ने टॉर्चर किया, आपको नहीं पता था, लेकिन माता पिता को पता था कि ये आपके लिए आगे जीवन में कामयाब होगा। लेकिन आज के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, वो आगे बच्चे को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये वीडियो सभी देखेंगे आपकी, तो उन माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आजकल के बच्चे, अगर हम चलते हैं गिर भी जाते, ओए मेरे बेबी गिर गया आ जाओ, तो उसको उठा के गले से लगाते हैं। जब तक वो गिरेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, तो उनको खड़ा होना कैसे आएगा? संभलना तभी तो वो सीखेंगे। तो पेरेंट्स को इतना मतलब इतने ज्यादा केयर नहीं करनी चाहिए कि बच्चा खड़ा होना ही ना सीख पाए। तो इसलिए पेरेंट्स को स्टिक होने की जरूरत है, और मेरे पेरेंट्स अगर स्टिक हुए तो आज हम उस डिसिप्लिन में, वो हमारी पूरी लाइफ काम आएगा। तो मैं जरूर कहूंगी कि चाहे वो गुरु हो, चाहे वो, क्योंकि माँ बाप भी गुरु होते हैं, तो उनको ये बच्चों के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा डिसिप्लिन उनको होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्ट्रांग बनोगे तभी आपका बच्चा स्ट्रांग बनेगा। इसलिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अगर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अगर वो भी हमारे प्रति इतने कॉन्शियस होते, अगर वो भी हमारे प्रति इतने लाड प्यार से हमें लाड की जगह करते थे, प्यार हमें प्यार की जगह देते थे, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे वो स्टिक होना भी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। अगर आपको अपने बच्चों को कुछ बनाना है, कुछ आगे बढ़ाना है, ताकि वो जीवन में अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना सीख सके, तो उसके लिए, उस डिसिप्लिन के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। थैंक यू।